हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते काफ़ी अच्छे एंड मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अब से फॉर डी मिस्टरी। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है पुस्तक कीर्त का भाग 2 का से है सना सना हाथ जोड़ी। आज का टॉपिक है जो सना सना हाथ जोड़ी, आपको कहानी के माध्यम से समझाएंगे। तो आइए जानते हैं पहले कि सना सना हाथ जोड़ी के लेखिका कौन है। लेखिका की जब हम बात करते हैं, लेखिका की बात करते हैं जब मधु कांकारिया जी हैं। सना सना हाथ जोड़ी के लेखिका जो है मधु कांकारिया जी हैं। मधु जी का जन्म जो है 57 ईस्वी को 1957 ईस्वी को मधु कांकारिया जी का जन्म हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था। मधु कांकारिया जी का जन्म 1957 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। तो मधु जी जो है एक समय कहीं टूर पे या घूमने जाती हैं, तो वहाँ से जब लौट के आती हैं तो वर्णन करती हैं सना सना हाथ जोड़ी का। मधु जी जो है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और कुछ दूर पर हिमालय का वर्णन कर रही हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और कुछ दूर पर हिमालय जाती हैं तो वहाँ का वर्णन कर रही हैं। सिक्किम की राजधानी, कहाँ की राजधानी? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हैं तो वहाँ का वर्णन कर रही हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाती हैं तो वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को मधु जी मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं। मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहनती थे। और वहाँ पे सिक्किम में जो है आसमान में देखती हैं तो काफ़ी सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो उनके मन में सम्मोहन महसूस होता है, उनके अंदर सम्मोहन महसूस होता है और वहाँ उस सम्मोहन में खो जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि मेरा सारा जीवन जो है अच्छाइयों को समर्पित हो। और वो जो प्रार्थना है नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना है। नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना है, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। उसके बाद जो है मधु कांकारिया जी को जो है वहाँ पे कंचनजंगा की चोटी देखने की इच्छा हुई और वो देखना भी चाहती थी, लेकिन मधु कांकारिया जी को कंचनजंगा की चोटी देखने को नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मौसम गंभीर था, तो बादल छाए थे, जिसके कारण मधु जी को कंचनजंगा की चोटी देखने को नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने आसपास देखा, जब मधु जी जहाँ पर ठहरी हुई थी, मतलब काफ़ी पहाड़ के ऊपर रूम लिए थे तो वहीं पर ठहरी हुई थी, तो वहाँ से बालकनी से निकल के देखा तो आसपास में काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर मधु जी काफ़ी खुश हो गई। उसके बाद जो है मधु जी जो है गैंगटॉक से 149 किलोमीटर जो है युमथांग के लिए निकलती हैं। युमथांग के लिए निकलती हैं जो है गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर है। मधु जी वहाँ के लिए निकलती हैं। वहाँ के लिए जब निकल रही हैं तो रास्ते में देखती हैं मधु जी एक कतार में बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई है। वहाँ पे सभी लोग के हाथों में झंडे हैं, श्वेत पताकाएँ हैं, जो हवा जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे वो पताकाएँ फहर रही, मतलब वो झंडियाँ फहर रही हैं। और जो आपको एक बात नहीं बताया, जब ये गैंगटॉक से युमथांग के लिए निकल रही थी मधु जी, तो इनके साथ जो है जितेन नार्गे और इनकी सखी जो थी उनका नाम था मणि। जितेन नार्गे और मणि के साथ निकलती हैं। जितेन नार्गे जो थे इनके ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे, इनके साथ निकलती है। तो जितेन नार्गे ही बता रहे हैं, जब श्वेत पताकाएँ को देख रही हैं मधु जी, तो जितेन नार्गे जी बता रहे हैं कि जब कोई बौद्ध भिक्षु या बौद्ध मतावलंबी मर जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। और ये श्वेत पताकाएँ जो है कहीं दूर जाके पवित्र स्थान पर फहराई जाती हैं। और ये श्वेत पताकाएँ जो है 108 फहराई जाती हैं। कितनी? 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं, कहीं दूर जाके पवित्र स्थान पर फहरा दी जाती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति के लिए ये श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। उसके बाद मधु जी जब आगे बढ़ती हैं, उनकी जीप जो है आगे बढ़ रही है, उसके बाद में देखते हैं कुटिया में जो है एक मतलब चक्र घूम रहा है, गोल गोल ऐसे चक्र घूम रहा है कुटिया में। मधु जी देख रही हैं चक्र को, और उस चक्र को हम बता दें धर्म चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र या फेयर व्हील, धर्म चक्र या फेयर व्हील भी कहा जाता है। तो चक्र को देखती हैं तो जितेन नार्गे जी बता रहे हैं कि इस चक्र को घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं। जितेन नार्गे जी बता रहे हैं कि इस चक्र को जब घुमाया जाता है तो सभी व्यक्ति के सभी पाप क्या होते हैं? धुल जाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कहानी में क्या है। जैसे जैसे वो क्या कहते हैं, जीप आगे बढ़ रही थी, ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, लोग भी आगे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। तो वहाँ से नीचे देखती हैं, मतलब पहाड़ से नीचे की ओर देखती हैं तो वहाँ पे बाजार दिख रहा, बस्तियाँ दिख रही हैं और नदी बह रही है, मतलब सब कुछ दिख रही है और सब कुछ धुंधला दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर से देख रही हैं मधु जी। उसके बाद में वहाँ से जो
वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल के पास जीप रुकती है और वहाँ से सभी गाड़ी से सभी लोग निकल के वहाँ पे अपने फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं, कैमरे में कैद करने लगते हैं, सारे मतलब नज़ारे को कैमरे में कैद करने लगते हैं। और वहाँ पे जो है झरना बह रहा है, काफ़ी अच्छा झरना बह रहा, पानी बह रहा है। तो मधु जी सोच रही, ऐसा लग रहा है कि हमारे मन की जो बुराइयां हैं, दुष्टता है, सभी बहा के ले जा रही हैं झरने का पानी। मधु जी ऐसा सोच रही हैं। उसके बाद में मधु जी जो है आगे की ओर चलती हैं। आगे जब चलती हैं तो एक ग्रीन थिंक का बोर्ड लगा हुआ था, ग्रीन थिंक लिखा हुआ था, ग्रीन थिंक करके एक बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे गाड़ी रुकती है, वहाँ पे जो है सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। वहाँ पे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, फूल मतलब रंग बिरंगे सब कुछ दिखाई दे रहा था। आसमान में तारे भी दिखाई दे रहे थे और धीमी धीमी हवा चल रही थी। एकदम अच्छा मौसम लग रहा था वहाँ का, बहुत ही काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो वहाँ पर सब कुछ एक साथ देखने को मधु जी को मिला, तो वहाँ पर उनको बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आगे बढ़ती तो वहाँ पर देखती हैं कि कुछ जो युवतियाँ हैं वो पहाड़ को तोड़ रही हैं, मतलब छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ रही हैं। उसके बाद में मधु जी को एक व्यक्ति मिले, वो बताते हैं कि ये जो है युवतियाँ जो हैं ये पहाड़ को तोड़ के रास्ता को चौड़ा बना रही हैं। तो मतलब मधु जी सोचती है इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ के लोग मतलब कितना दुख भी है, और मतलब एक साथ देखा दुख, मृत्यु और भूख प्यास को एक साथ देखती हैं वहाँ पर, तो उनको काफ़ी दुख होता है मधु जी को कि मतलब इतने सुंदर वातावरण में मतलब ऐसे मेहनत करना पड़ता है। तो भाई, और जो युवतियाँ थी ना वो अपने पीठ पे टोकरी बांधे हुई थी और उसमें अपना बच्चा भी लिए हुए थे और उसके बाद वो काम कर रही थी। तो जो युवक मिला था वो बता रहा था कि कभी कभी यहाँ पे जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि जब डायनामाइट से पत्थर को उड़ाया जाता है तो पत्थर चिथर बिथर हो जाता है। पत्थर को किस चीज़ से उड़ाया जाता है? डायनामाइट से उड़ाया जाता है, तो पत्थर जो है चिथर बिथर हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है पत्थर जो है टूटता नहीं है, वो ढीला हो जाता है। जब ढीला होता है तो बाद में जब युवतियाँ काम करती तो उनके ऊपर गिर जाता है। तो मतलब बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो मतलब रोज़ वहाँ पे मृत्यु हो, ऐसा युवक बताता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जीप। उसके बाद में देखते हैं कि एक लंबी सी कतार फिर जा रही, उसमें बच्चे हैं जो पीठ पर बैग लादे हुए जा रहे हैं। तो जितेंद्र नार्गे जी बता रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं रोज़ 3 या 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ के ये स्कूल जाते हैं। तो मधु जी सोचती इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे जो है आसपास पहाड़ों पे घर हुआ करते थे और जो गांव है वो काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। तो 4-5 गांव के बीच में एक ही स्कूल हुआ करता है। तो उसके बाद में वो स्कूल जाते थे और वहाँ से पढ़ के आते थे तो अपनी माता के साथ भी हाथ बटाते थे, क्योंकि जो है पहाड़ पे घर हुआ करते हैं। तो वहाँ से नीचे पानी लेने जाते थे, पहाड़ से चढ़ाई उतरकर और चढ़ाई चढ़कर जो है पानी लेने जाते थे और लकड़ी लाते थे, काफ़ी सारा काम करते थे। बहुत ही मेहनती वहाँ के बच्चे हुआ करते थे। तो जैसे जैसे मतलब ऊंचाइयाँ बढ़ती जा रही थी, रास्ता मतलब काफ़ी तंग होता जा रहा था और चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे कि सरकार की गाड़ी धीरे चलाइए। मतलब काफ़ी रास्ता मतलब पहाड़ के ऊपर जब चढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब रास्ता जो है मतलब डरावना सा लगता है, तो काफ़ी तंग होता जा रहा था और वहाँ पर चेतावनी के बोर्ड भी लगे हुए थे कि सरकार की गाड़ी धीरे चलाइए। उसके बाद शाम का समय था, जब शाम के समय चाय बगानों से होकर जीप गुजरी, तो वहाँ पे सिक्किमी परिधान पहने हुए कुछ युवतियाँ जो है चाय पत्ती तोड़ रही थी। चाय पत्ती तोड़कर जो है पीठ में एक डलिया बांधी हुई थी, बांस की डलिया होती है, उसमें तोड़ तोड़ कर वो ऐसे ऐसे रख रही थी। सिक्किमी परिधानी पहने हुई युवतियाँ तोड़ रही थी। तो उसके बाद वहाँ पे जो है युमथांग पहुँचने से पहले लायुंग रुकी। युमथांग पहुँचने से पहले वो मधु जी है लायुंग रुकी। लायुंग रुकती है और सफ़र की काफ़ी थकान से मतलब थकी हुई थी, सफ़र में मतलब काफ़ी सारा सफ़र तय किया था, तो वो मतलब जो है मधु जी थक गई थी काफ़ी। तो वहाँ पे जो है ठहर जाती हैं और जो है तिस्ता नदी के किनारे जो है मतलब तिस्ता नदी के किनारे रुकती हैं और वहाँ पे जाती हैं। काफ़ी सारे नदी के किनारे पत्थर पड़े हुए थे बड़े बड़े, उन पत्थरों पर वो बैठ जाती हैं और रात हो जाती है, पत्थरों पर बैठ जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे रात हो जाती है। तो जितेंद्र नार्गे के साथी थे जो, वो मतलब वहाँ पे नाच गाना करने लगते हैं। और जो मणि जी थी, जो मणि जी जो थी वो काफ़ी अच्छा नृत्य करती हैं। तो उसके बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पे सारे लोग खुश होते हैं। मतलब नदी का किनारा होता है, तिस्ता नदी का किनारा होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पे सारे लोग नाचते गाते हैं और मणि भी काफ़ी अच्छा डांस वांस करती हैं। तो बता दें कि लायुंग में जो है
छोटे छोटे लकड़ी के घर बने हुए थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और लायोंग में जो है उनको मधु जी को बर्फ़ देखने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ उनको नहीं दिखी। उसके बाद में वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं कम हुआ है, इसी कारण जो है बर्फ़ आपको देखने को नहीं मिल सकती। आप यहाँ से थोड़ी दूर है, जो 2 घंटे का रास्ता है, आप कटाओ चले जाइए। मधु जी से कहते हैं कि तुम कटाओ चले जाओ। कहाँ पे? कटाओ, कटाओ चले जाओ। कहाँ पे? कटाओ। वहाँ से जो लायोंग से जो 2 घंटे का रास्ता था, कटाओ चले जाइए, वहाँ पे आपको बर्फ़ शायद देखने को मिल सकती है। तो कटाओ के लिए निकलती हैं मधु जी। उसके बाद में वो जो मधु की जो मतलब सखी थी, वो बोलती हैं कि कटाओ बहुत ही सुंदर जगह है, और कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा, कटाओ इसलिए सुंदर है क्योंकि वहाँ पे जो है अभी टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनाया गया था कभी भी। कटाओ इसलिए वहाँ पे सुंदर है। और बता दें कि कटाओ में जैसे ही निकल रही थी तो वहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ उनको देखने को मिली और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला। और कटाओ का रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक रास्ता था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जितेंद्र नारगे जी जो है अंदाजे से गाड़ी चला रहे थे वहाँ पे। और कटाओ पहुँचते ही वहाँ पे जीप रुकती है, उसके बाद सभी लोग जीप से उतरते हैं, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, अपने कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं। और वहाँ का जो नज़ारा था काफ़ी अच्छा लगा मधु जी को। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना अच्छा वातावरण वहाँ का था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जितने ऋषि मुनि हैं सारे यहीं पे आके ज्ञान की प्राप्ति करे हैं, और कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो यहाँ पे आए तो उनके मन से अपराध करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा था। मधु जी जब आगे बढ़ती हैं उसके बाद थोड़ी दूर बाद देखती हैं वहाँ पे फौजी छावनियाँ देखती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे फौजी तैनात थे, क्योंकि वहाँ उससे आगे चीनी बॉर्डर था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सैनिक तैनात हुआ करते थे वहाँ। और उन्हें देखती हैं तो सोचती हैं कि मतलब अभी तो इतनी ठंडी नहीं हो रही है, और लेकिन वहाँ पे काफ़ी ठंडी थी, यहाँ पे नहीं थी जहाँ से वो गई थी। तो वहाँ पे ठंडी बहुत थी। इतनी ठंडी में मतलब ये फौजी लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, सोचती हैं जब और ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो कैसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है। तो इस मतलब सोचती हैं यहाँ पे कैसे रहते। उसके बाद जो है वहाँ से कटाओ से जब युमथांग के लिए लेखिका मतलब वापस आती हैं तो सोचती हैं मतलब वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा कटाओ का युमथांग का नज़ारा इतना अच्छा नहीं है, वहाँ काफ़ी सारा सब कुछ अच्छा था। और हम आपको बता दें पहले जो सिक्किम राज्य था वो स्वतंत्र राज्य था, तो अब जो है सिक्किम जो है भारत का एक हिस्सा हो गया है, भारत का राज्य बन गया है, भारत का हिस्सा हो गया है। तो वहाँ सिक्किमी लोग जो है बहुत ही खुश हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों में भी शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल, और बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।